यूपीएससी का स्टूडेंट होता है, शिद्दत से मेहनत करता है और चूक जाता है, क्या उसको असफलता मानना चाहिए? वो नालायक नहीं है सर, वो सुपर इंटेलिजेंट है। उसने इतने फेलियर्स देख लिए हैं, पर डरेगा ही नहीं जिंदगी से। कोई भी ये कैसे तय करे भाई कि कौन सा संस्थान उसके लिए बेहतर है? एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कमर्शियलाइजेशन। जो निकाल लेते हैं और जो चूक जाते हैं, उन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? सबसे बड़ा अंतर तो समाज तय करता है। ठीक है। अरे दंगे हो गए, मैं क्या करूँगा? उसको डीएम कैसे बना सकते हैं? अपनी शुरुआती रणनीति कैसे बनानी चाहिए? पेशेंस। आपकी तरक्की दुनिया में कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। बंदा यूपीएससी में आ गया तो सिलेक्शन नहीं हुई, समाज सोच रहा है अरे पागल आदमी है, क्या करे। आज बंदे की सिलेक्शन नहीं हुई, उसका रैंक 1001 आया, तुम 20 साल बाद आईपीएस बन के आईजी बनोगे, हो सकता है होम मिनिस्टर वही हो। पैसा तो बहुत है। हाँ जी, पैसे के लिए तो जिंदगी नहीं है ना सर। वो कह रहा है ये सही है, क्या उखाड़ लोगे? तो ऐसा नहीं कि टीचर नालायक है। 12 क्वेश्चन पे फोकस कर, 12 में से 10 सही कर लेना। अगर किसी को चिंता हो रही है, मैं बैठा हूँ सर, दिल्ली का सपना देख लिया, दिल्ली आने से कुछ नहीं होगा, गांव में बैठे भी हो जाएगा। 24/7 सर, वी आर अवेलेबल फॉर दी स्टूडेंट्स। तो ये जो कोर्स बहुत से कोचिंग संस्थान बस पैसा कमाने के लिए बेच देते हैं, जिसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं होता। पहला पेज बदल, पंकज का नाम हटा, सर्वेश मिश्रा का डाल, बेच। इतने रुपए का कैप्सूल कोर्स ले लो और ये बिल्कुल इंजेक्शन के माफिक काम करेगा। फ्यूचर में गवर्नर का ऑफिस होगा या नहीं होगा, उसके बेसिस पे कैप्सूल कोर्स दिया जाता है। क्या बैकअप प्लान नाम की कोई चीज होती है क्या, और ये कैसे काम करता है? पैसे बैकअप प्लान की जरूरत नहीं। मतलब एक बैसाखी हो गई। बैसाखी है सर। कुछ नए बच्चे आते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर जाते हैं और ये बार बार तैयारी करके भी चूक जा रहे हैं। 50 मीटर खोदता है, 22 साल की उम्र में सिलेक्शन हो जाती है। दूसरा बेचारा 500 खोद के बैठा है, मैं उसको बोलूंगा उसको छोड़ दे, इधर खोद 50 मीटर पे आ जाएगा। तो मेरी बात नहीं सुनता है। इंटरव्यू नाम का कोई भलाई नहीं है। स्टूडेंट को पता है कि पढ़ेगा तो सिलेक्शन होनी है। कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़ी शानदार बात कही थी। उन्होंने कहा था कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। आप अपने ज़िंदगी में मिलेंगे ना, तो आपको ऐसे तमाम लोग मिलेंगे जो अपने असफलताओं को छुपाने के लिए तमाम तरह के तर्क गढ़ के बैठे होते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तमाम संघर्षों के बाद भी विजेता की तरह आते हैं और हर हार और जीत को वो स्वीकारते हैं। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बड़े ही खास हैं। वो खुद तो आईएएस आईपीएस नहीं बने, लेकिन जाने कितने लोगों को उन्होंने आईएएस और आईपीएस बना दिया। अगर वो आईएएस और आईपीएस बन जाते तो किसी एक जिले के मालिक हाकिम बन के बैठते, कप्तान बन के बैठते, लेकिन आज पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में उनके स्टूडेंट आईएएस और आईपीएस बन के बैठे हुए हैं। हमारे साथ पंकज धुप्पड़ जी हैं, जो कि यूपीएससी कोच हैं और इसके साथ ही मल्टीपल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें डायरेक्टर आप एकेडमिक हैं। यहीं से उन्होंने लोगों की ज़िंदगी बदलने की शुरुआत की। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी कर रहे हैं और जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आइए बात करते हैं। थैंक यू सो मच पंकज भाई, ये समय देने के लिए। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। आप गुजरात से आए हैं? जी सर, गुजरात से। अच्छा, क्या ऐसी वजह रही होगी कि आपने अपने सपने को छोड़ा, जबकि आपने कई मेंस मतलब वो क्वालिफाई किया, आप इंटरव्यू में भी बैठे, लेकिन आपका मोह भंग हुआ और आप कोच बन के बैठ गए? वजह क्या थी ऐसी? सर पहली वजह तो ये है कि हमारा एक प्रेम बढ़ जाता है वो ज्ञान के स्रोत के साथ। ओके। जो यूपीएससी हमें देता है, हम थोड़े अवेयर्ड सिटीजन बनते हैं। हमें पता चलता है कि देश दीन दुनिया में क्या चीज़ें हो रही हैं। उस चीज़ से हम खुद को अलग नहीं कर पाते। वो एक आप समझो अफेक्शनेट प्रेम भाव हमारा ज्ञान के स्रोत के साथ हो गया जी। अटेम्प्ट्स लिमिटेड है जी। एक अटेम्प्ट के बाद इंसान कंटिन्यूसली पूरी ज़िंदगी तैयारी नहीं कर सकता है। तो हमने भी अपने जीवन में जितने अटेम्प्ट मिले हमने अटेम्प्ट्स दिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, कभी इंटरव्यू दी, मल्टीपल स्टेट के एग्ज़ाम दिए। बट इन द एंड आई रियलाइज कि अभी ये जो हमारा एंड गोल था आईएएस या आईपीएस बनने का, उससे हम अब दूर जा चुके हैं। ओके। बट हमें ज्ञान के स्रोत से दूर नहीं जाना है। क्या बात। तो हम आज भी उस ज्ञान के स्रोत के साथ जुड़े हैं और वो ज्ञान का स्रोत जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हम आगे पास ऑन करके दूसरों का जीवन वो सपना साकार करने में लगा रहे हैं जो हमारा साकार नहीं हो पाया। अच्छा, चलिए पहले तो यही जान लेते हैं कि पंकज धुप्पड़ आज के डेट में कौन है? यूपीएससी कोच हैं या अलग अलग एकेडमी में देखा जाए तो आप डायरेक्टर भी हैं, तो अब बेसिकली आज आप कौन हैं? सर करंटली जो मेरा डेजिग्नेटेड प्रोफाइल है, वी आर रनिंग वन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, वी आर हैविंग मल्टीपल ब्रांचेस। Okay. Dr. Lakshmaiah IAS Study Circle. Okay. I am the academic director. We are having around 12 branches in the country. Okay. And more than 2500 का हमारे पास स्टूडेंट बेस है। अच्छा। इंस्टीट्यूशन ने कई सिंगल डिजिट रैंक्स प्रोड्यूस किए, डबल डिजिट रैंक प्रोड्यूस किए, मोर देन 100 सिलेक्शंस हैं हमारे पास। एंड
इसके अलावा सर ये तो एक एकेडमिक प्रोफाइल है जो मैं अगर आपने पूछा कि मैं काम क्या करता हूँ, उसके अलावा सर मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं। अभी मैं नाम भी लूँगा तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि एसोसिएशंस बढ़ जाएंगी, बट मेंस की आंसर इवैल्यूएशंस होती हैं, आई एम कंट्रीब्यूटिंग माय एफर्ट देयर। किसी बच्चे को मेंटरिंग चाहिए, आई एम वर्किंग एज अ मेंटर एट वन इंस्टीट्यूशन। फ्री टाइम में मैं जब भी होता हूँ, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो भाई आप कॉल करो, वी विल डिलीवर अवर सर्विसेज। मल्टीपल एनजीओज़ के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। अपना कीमती वक्त जो भी हमारे पास बचता है वो पहले बच्चों को देते हैं कि भाई आप अपना आप पहले सुधारो और जो आपका सपना है उसको अचीव करो। अच्छा, वो प्राइमरी खुशी उसमें मिलती है सर। तो मल्टीपल चीज़ों में मल्टीपल कंट्रीब्यूशंस हम यूपीएससी फील्ड में दे रहे हैं। आपका ये जो लुक है जी, वो बड़ा अलग है, आपकी मूछें, आपका चेहरा, आपका तेवर जी, मतलब ये किसी खास वजह से है क्योंकि जिस एकेडमिक पेशे में आप हैं जी, जी सर, उसमें आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल साउथ के हीरो टाइप की है। जी, जी। तो इसके पीछे सर, क्या? सर ये तो बचपन में पेरेंट्स का कहना था कि बेटा, मेरे फादर कहते थे कि बेटा तू फॉर्मल पहनता तो मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, तो फॉर्मल पहनने की आदत सी हो गई। अच्छा, मेरे फादर भी सूटेड बूटेड रहते थे, तो हम भी सूटेड बूटेड रहने लग गए। तो पंजाब से बिलोंग करते थे, पापा ने ऐसे मूछें रखी है तो हमने भी रख ली। तो वहाँ से ये लुक चलती गई चलती गई चलती गई, और जैसे आज आपने प्रशंसा कर दी ऐसे मेरी वाइफ को पसंद आ गई। तो अब ये मूछें नीचे होती नहीं है, ना वाइफ करने देती है, फादर ने कभी नहीं करने दी। तो आपने आप वाइफ को ले आए, मैं बाद में ले आना चाहता था, लेकिन जब आ ही गई ये बात तो वहीं से शुरू करते हैं। जी सर। आपकी वाइफ सिविल सर्विसेज में हैं? जी जी सर। क्या है वो, जरा सा सर बताइए। वो शी गॉट रैंक 41 इन 2019, ओके, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड करंटली शी इज़ गिविंग परफॉर्मिंग हर ड्यूटीज़ इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सचिवालय गांधीनगर। अच्छा जी सर। मैंने सुना है कि किस्से कहानी ऐसे बहुत बनते हैं कि पता चला कि लड़का और लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और लड़की सेलेक्ट हुई तो लड़के को छोड़ देती है, जी, जी। लड़का सेलेक्ट हुआ तो लड़की को छोड़ देता है। जी, जी। तो आपकी शादी बाद में सेलेक्ट होने के बाद हुई या पहले ही हो गई थी? सर प्रेम कहानी तो सेलेक्ट होने से पहले से चल रही है। अच्छा, और शादी तो अभी रिसेंटली हुई है 1 साल पहले। ओके, बट उनका रैंक तो 2019 में आया था। ओके, एंड आज जो आपने बात कही है बिल्कुल सही है कि सिलेक्शन के बाद इंसान भूल जाता है कि उसने कोई और कमिटमेंट्स कर रखी हैं। हाँ, तो वो आई डोंट थिंक कि जीवन में ये कोई सफलता का कोई पैरामीटर डिसाइड होता है इससे। हमारा पार्टनर सर हमारे लिए एक पिलर की तरह काम करता है। वो मेरे लिए एक पिलर की तरह है, मुझे गिरने नहीं देती है। मैं कोशिश करता हूँ मैं उसके लिए पिलर बना रहूँ, उसको गिरने ना दूँ। तो जो हम एक दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वी आर कंट्रीब्यूटिंग। मैंने जानबूझ के ये सवाल पूछा क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे हैं। जी सर। आप रुपया बहुत कमाते होंगे, पहचान बहुत होगी, लेकिन आपके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, उनके पास प्रोटोकॉल भी होगा, संवैधानिक पद भी है, पावर भी है। तो कभी घर में ऐसा नहीं लगा कि मैं तो ये हूँ और आपके पास नहीं है? कभी ऐसी कोई बात आई हो? या कैसे आप दोनों का जीवन घर में चलता है? ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर किसी के साथ ऐसा कोई केस निकल के आता है तो उनको ये पता चले कि ऐसे पेयर भी हैं दुनिया में। सर जहाँ पे प्यार एग्जिस्ट करता है वहाँ पे नाराज़गियाँ एग्जिस्ट करती हैं, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। पति पत्नी की नोकझोंक वो ज़िंदगी का एक प्रेम भाव है, ठीक, वो होना ही है। बट पावर पोजीशन एंड दी नॉलेज, इस पे हमारे बीच में कभी कोई बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। वो अपने जो भी पोजीशन पे बैठे हैं मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे पता है वो पोजीशन कितनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद उनको मिली है। ओके, मैं जहाँ पे स्टैंड करता हूँ उनको पता है कि मैं यहाँ कितनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ पहुँचा हूँ। मेरा नॉलेज का अपना स्फीयर है, उनका अपना स्फीयर है। जो सबसे अच्छी बात है, हाँ, हम दोनों को ही अपने विचार रखने की फुल फ्रीडम है। वाह। और हम एक दूसरे के विचार को कभी ये नहीं कहते कि तुम यहाँ गलत हो। अच्छा, तुम्हारा विचार है, ये तुम्हारी सोच, तुम्हारी, अब सर बंदा सामने वाला कोई नालायक तो है नहीं, बट उसकी अपनी एक विचारधारा है, वो भी हमारे बारे में ऐसा सोचती है। तो जो डिसीजन मेरी लाइफ का है, मुझे इम्पैक्ट करता है, वो हमेशा खड़ी रहती है। जो उसकी लाइफ का डिसीजन है, हम हमेशा खड़े रहते हैं। तो झगड़ा या कोई मनमुटाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे बढ़े उससे पहले एक सवाल और लेना चाहूँगा, ये मेरा कौतूहल है, मैं जानना चाहता हूँ। जब वो सेलेक्ट हो गई और पंकज धुप्पड़ नहीं उस तरफ गए, तो आज जो पंकज धुप्पड़ बने हुए हैं, जो उनकी आइडेंटिटी है, इसमें आपके पत्नी का कितना रोल है?
या फिर इसको ऐसे ले लें कि जब एक ऐसा बंदा जो यूपीएससी की तरफ जाना चाहता है लेकिन उससे हट जाता है, तो उसके घर वालों की सोच और पत्नी की सोच उसके बारे में कैसी होती है? क्या वो लोग खड़ा करते हैं या फिर ज़िंदगी भर ताने सुनने को मिलते हैं? सर मैं तो सिंपल कहूँगा कि मैं जहाँ बैठा हूँ इसमें मेरे फादर का, मेरी मदर का और मेरी वाइफ तो अभी बनी है, एट दैट टाइम शी वाज माय गर्लफ्रेंड ओनली। ओह। तो बहुत बड़ा रोल है सर। इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी हार मान लेता है। ये वो लोग हैं जो गिरने नहीं देते हैं। हाँ। ठीक है सर। वाइफ ने, जब मैंने ये सोच दिया कि भाई हमारे अटैम्प्ट्स ख़त्म हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे, यूपीएससी, हम आईएएस तो बनने से रहे, तो शी सेड कि क्या हो गया आईएएस नहीं बनोगे तो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है ना, गवर्नर बनोगे, मंत्री बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे, क्या प्रॉब्लम है, वाह। क्या टेंशन है, आर वी अफ्रेड ऑफ समथिंग? हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, तुम्हारे पास कमी है, हमारे पास कमी है, नो इशू, व्हेन यू आर हैविंग नॉलेज, आई एम हैविंग नॉलेज, वी विल सर्वाइव एंड आई विल बी विद यू इन ऑल दी कंडीशंस, वेदर यू बिकम ए बी सी डी और नथिंग। तो सर ये जो स्ट्रेंथ है वो आपको खड़ा कर देती है। मेरे फादर ने मुझे बोला कि बेटा तू सारी ज़िंदगी कुछ नहीं करेगा, मैं बैठा हूँ, क्यों टेंशन ले रहा है? सर ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा रोल है ना जी, वो बाप का है। ओके। हर एक चीज़ की अचीवमेंट में बाप का रोल है, हर एक जीत में बाप का रोल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाप ने चाहा पुत्र हो तो हम दुनिया में आए। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो मानता हूँ सर जी, बाप जो होता है ना जी, वो वाली बंदूक है, अगर खाली भी कार की साइड वाली सीट पे पड़ी है ना तो इंसान अकड़ के बैठा है, बात तो सही कि है। चलेगी, और सामने वाला भी दब के बैठा है कि यार बाप भी बैठा है अभी तो बेटा है, बाप कैसा होगा। तो मेरे को तो फैमिली ने इतना सपोर्ट दिया है, मदर हैं ऑलरेडी फुल ऑफ पॉजिटिविज्म। मैंने कभी ये नहीं सुना कि बेटा सिलेक्शन नहीं होगी तो क्या करोगे। मदर वाज लाइक दिस ओनली, कोई नहीं कुछ कर लेगा, वेरी चेयरफुल, ऑलवेज कीपिंग स्माइल ऑन देयर फेस, माई वाइफ ऑल्सो। तो बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिविटी ओनली आई एम स्टैंडिंग हेयर। आप क्या कहना चाहेंगे उस मदर फादर से जिसका बच्चा बहुत दिनों तक तैयारी करता है यूपीएससी की और अपना पूरा योगदान देता है, क्योंकि इसमें, अच्छा ये बताइए कि आप मानते हैं कि इसमें लक फैक्टर भी काम करता है? जी सर, मैं मानता हूँ लक फैक्टर काम करता है। तो ऐसे में कोई बच्चा अपनी शिद्दत से मेहनत करता है और चूक जाता है, तो उसके फैमिली को किस तरीके से उसकी इस मेहनत को लेना चाहिए? क्या उसको असफलता मानना चाहिए या ये मानना चाहिए कि वो किसी और चीज़ के लिए बना है? सर वैसे तो ये इंग्लिश की कहावत है, हम हिंदी में डाल देते हैं, असफलता नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ज़िंदगी एक जर्नी की तरह है, यूपीएससी वर्ल्ड या कोई भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एक जर्नी की तरह है। उसमें सिलेक्शन हो जानी एक प्लेटफॉर्म है, वो ख़त्म नहीं हो जाती है वहाँ पे जर्नी। कोई भी पेरेंट्स, जो आपका सवाल है कि उनको कैसे लेना चाहिए बच्चे की सिलेक्शन नहीं हुई, सर बच्चा मेहनत कर रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, 5 लाख बच्चा यूपीएससी में अपीयर होता है, फॉर्म भरने वालों की गिनती 10 लाख है। ओके। सीट्स होती हैं 1000। ओह। तो 4,99,000 की तो पढ़ने के बाद सिलेक्शन नहीं होनी है। अगर पढ़ने वाले बच्चों की मैं तादाद देखूं अपने 10 साल की जर्नी में, यूपीएससी से रिलेटेड जर्नी में, पढ़ने वाला बच्चा 50,000 से लेके 1 लाख से ऊपर नहीं। अच्छा। बाकी बच्चा जो है वो भेड़ चाल है कि चलो दिल्ली चलेंगे, पढ़ाई करेंगे, होती नहीं। तो पेरेंट्स बच्चे के फेलियर को कभी भी फेलियर ना समझें, वो फेलियर है ही नहीं। बच्चे ने मेहनत करी है, ही कैन डू वंडर्स, वो दुनिया बदलने का दम रखता है। आप उसकी पीठ थपथपाओ कि खड़ा हो, हम तेरे साथ हैं, वो दुनिया बदलेगा, सबका जीवन बदलेगा। उसके पास ज्ञान का वो स्रोत है, उसके पास इतनी पेशेंस आ चुकी है, उसने इतने फेलियर्स देख लिए हैं, और डरेगा ही नहीं ज़िंदगी से। बात तो सही है। जो बंदा ज़िंदगी से नहीं डर रहा, सबसे बड़ा डर तो ज़िंदगी है ना, कल क्या होगा जी, परसों क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में क्या हो गया, पेरेंट्स को भी पता होता है। माय फादर यूज्ड टू से, कल क्या होगा, आज ये वही कल है ना जिसके लिए पिछले कल परेशान हो रहे थे। क्या हो गया, नुकसान हो गया फिर फ़ायदा हो जाएगा, फ़ायदा हो गया तो और फ़ायदा हो जाएगा। तो किसी को कोई चिंता नहीं करनी है सर। आप यूपीएससी की जर्नी में आए हो, मेहनत करो सही दिशा में, मन के साथ, जुनून के साथ। सिलेक्शन हो ना हो सेकेंडरी चीज़ है, पहली
आपकी मेहनत है, आपने करी है, आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, नूर रहेगा हमेशा। आपने यूपीएससी की तैयारी मेहनत की बात की, तो एक जो यूपीएससी का स्टूडेंट होता है ना, कैसी तैयारी होनी चाहिए, कैसी मेहनत होनी चाहिए, किस तरह से उसके अपने जीवन को लेकर के चलना चाहिए जब वो तैयारी में आता है, या आप लोग कैसे करवाते हो इसको? सर जनरली जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन पैटर्न है वो इंडस्ट्री बोलती है P2I, दैट इज़ प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। ओके। सबसे पहले एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, उसके 3 महीने या 4 महीने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 100-120 डेज़ के गैप पे मेंस का एग्ज़ाम होता है। देन मेंस के एग्ज़ाम्स के बाद, जिसको दुनिया इंटरव्यू बोलती है, एक्चुअल में पर्सनैलिटी टेस्ट है। अच्छा। इंटरव्यू नाम का कोई बला ही नहीं है। मेरा मानना ये है, या जो मैं डिलीवर करता हूँ स्टूडेंट को, कि आप प्रीलिम्स टू इंटरव्यू में मत जाओ, आप इंटरव्यू टू प्रीलिम्स में आओ। अच्छा, उल्टा हो आप। उल्टा हो। ठीक है। सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो। ओके। ट्राई टू लर्न हाउ टू लर्न। सर इंसान को पता है कि सुबह जल्दी उठेगा तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वो उठता है क्या? नहीं उठता। इंसान खुद को धोखा दे रहा है। हाँ। स्टूडेंट को पता है कि पढ़ेगा हाँ। तो सिलेक्शन होनी है, बट स्टूडेंट ढंग से पढ़ नहीं पा रहा। पढ़ रहा है तो अच्छा टीचर नहीं मिल रहा, टीचर मिल रहा है तो अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही, अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं तो ABCD सोसाइटल प्रेशर है, ये प्रेशर वो प्रेशर, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो सही दिशा निर्देश का जो अभाव देश में एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में वो हमारे चिंता का विषय है। आपने कहा सही स्टूडेंट, सही टीचर, सही संस्थान, तो अब इसी पे आ जाते हैं कि आज ये पूरा दौर ना कोचिंग का दौर है। आप भी यूपीएससी के कोच हो, आप भी तमाम कोचिंग को लीड करते हो, कई जगहों पे डायरेक्टर भी हो आप। कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोचिंग को कैसे चुने? क्या जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट होते हैं, या वो दिखाते हैं कि हमारे यहाँ इतनी रैंक आई, इतनी रैंक आई? और जो मैंने देखा है कि कई बार जब स्टूडेंट खुद से पास आउट हो जाता है तो उसको पैसा दे करके उसकी रैंक खरीद ली जाती है। तो कोई भी ये कैसे तय करे भाई कि कौन सा संस्थान उसके लिए बेहतर है? सर कोचिंग इंडस्ट्री जो है ये बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव और रिमोरेटिव इंडस्ट्री है। ओके। जो कि ये कमोडिफिकेशन हो चुकी है, ऑब्जेक्टिफिकेशन हो चुकी है, और कमर्शियलाइजेशन हो चुकी है एजुकेशन की। एक स्टूडेंट के लिए ये डिसाइड कर पाना कि वो कौन से इंस्टीट्यूशन में जाए, ये बहुत ही मुश्किल है अगर वो बाहरी चकाचौंध को देखेगा। ओके। इफ़ आई एम हैविंग 10,000 करोड़, तो मैं एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बना के उसमें बड़े डिजिटल बोर्ड लगा के हर रोज़ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल एड्स चल रही हैं हर जगह, तो बच्चे को दिखेगा कि IAS बनने का यही एक स्रोत है। मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं बात को सुन रहे हैं, मैं एक ही बात बोलूँगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको IAS नहीं बना सकता। ओके। ना हम बना सकते हैं। क्या बात है, बड़ी साफगोई से आपने ये बात कही। बिल्कुल क्लियर है सर स्टोरी। हाँ। आपको IAS बनना है, आपका ऑब्जेक्टिव है, इंस्टीट्यूशन उसमें आपको सपोर्ट दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है, गलत दिशा में जाने से रोक सकता है, सही दिशा दिखा सकता है। अगर इंस्टीट्यूशन IAS बना सकता है, 1000 तो सीट है इंस्टीट्यूशन में, स्टूडेंट 10,000 है, तो उस इंस्टीट्यूशन का 9,000 बच्चा IAS नहीं बनेगा। और IAS तो 180 बनते हैं, 150 बनते हैं IPS। तो बाकी बच्चों का क्या हो रहा है? सर इट इज़ अबाउट कमर्शियलाइजेशन। स्टूडेंट को किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, ABCD कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, स्टूडेंट एडमिशन ले, उसका कंटेंट चेक करे क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले। नए नए डेली हंड्रेड्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग। वी आर नॉट सेइंग दैट कि उनके पास कुछ कमी होगी, बट अनटिल एंड अनलेस दे आर एस्टेब्लिशिंग देमसेल्व्स, तब तक मन में बच्चे का समय कीमती है। ओके। पैसा कीमती नहीं है। पैसा बच्चा कमाएगा, कल कमाएगा, बट वो एक साल एक ही चीज़ है सर ज़िंदगी में जो हम खरीद नहीं सकते हैं, समय। इफ इट इज़ गॉन इट इज़ गॉन, मनी विल कम अगेन, बिल्कुल, एवरीथिंग विल कम अगेन एक्सेप्ट टाइम। तो बच्चा अपना समय सही तरीके से यूटिलाइज करे, अपने ज्ञान को बढ़ाए। किस दिशा में बढ़ाना है इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट हो, नथिंग एल्स। नो नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी ब्रांड, एनी होर्डिंग, एनी रैंकर, नथिंग। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कमर्शियलाइजेशन। आपने शुरू में एक बात कही कि आपके कोचिंग से भी सिंगल डिजिट और डबल डिजिट में लोग निकलते हैं। जो सिंगल डिजिट और डबल डिजिट मैं समझ पा रहा हूँ, वो टॉप 10 और टॉप 20 या टॉप 99 में आते हैं लोग। और इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो आपके यहाँ लगभग कितने बच्चे पढ़ते होंगे एक कोचिंग में? सर मल्टीपल सेंटर्स हैं, टोटल UPSC का बेस हमारा 2000 प्लस का होगा। 2000 प्लस का है। कितने क्वालिफाई करते हैं हर साल?
सर हर साल क्वालिफाइंग रेशो 20-30 ओवरऑल दे आर गेटिंग सर्विसेज आइदर इन स्टेट और आइदर इन सिविल यूपीएससी। अच्छा, मतलब दोनों में? जी जी मतलब निकालते हैं आप? जी। जो निकाल लेते हैं और जो चूक जाते हैं, उन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? सर सबसे बड़ा अंतर तो समाज तय करता है। ठीक है सर, अगर 100 नंबर पे सिलेक्शन हो रही है हाँ। तो क्या 99 वाला बेवकूफ़ है? नहीं, 99 तक तो पहुंचा है ना वो। तो समाज उसको एक्नॉलेज नहीं करता है। हाँ। ये सबसे बड़ी त्रासदी है मेरे उस दोस्त के साथ जिसके 99 आए थे। ओके। जितना दर्द दुख वो बंदा झेल रहा है सिलेक्शन ना होने का, हाँ। उतना मज़ा सिलेक्शन होने के बाद वाला नहीं झेल रहा। हम्म। वो नालायक नहीं है सर, हम्म। वो सुपर इंटेलिजेंट है। हम्म। उसने प्री क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू दी है। यूपीएससी की इंटरव्यू अप्रॉक्सीमेटली 3000 लोग देते हैं। अच्छा। 1000 की अप्रॉक्सीमेट सिलेक्शन होती है, तो 2000 नालायक है क्या? वहां तक तो पहुंचे हैं भाई। देश के सबसे डिफिकल्ट एग्ज़ाम में जहां 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, आप 3000 में आए। हाँ। और उस 3000 में भी हो सकता है 1000 सिलेक्शन हुई तो आपका रैंक हो 1001। हाँ। तो आप नालायक तो नहीं हो। नहीं, अगर समाज जगह होती तो रख लिया जाता। समाज को उनको एक्सट्रीम रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। वो हमारे देश का सर स्रोत है, डेमोग्राफिक डिविडेंड वहाँ से आएगा। वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं। जो अभी नारायण मूर्ति जी ने बोल दिया कि भाई आईएएस आईपीएस को आईआईएम से लेना चाहिए, यहाँ से लेना चाहिए। अब मुद्दे को समझो कि सर वहाँ बिजनेस नहीं करना है, पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है, ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट करनी है। वी आर नॉट सिटिंग इन दी एसी रूम्स, ओके, वी आर वर्किंग एट ग्राउंड लेवल। डिजास्टर मैनेजमेंट करनी है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करनी है, इकोनॉमी का इशू है। जो बंदा 1001 रैंक लेके आता है उसको भी मौका देना चाहिए। गवर्नमेंट शुड कम अप। गवर्नमेंट आ रही है सर, ये जो बच्चे इंटरव्यू दे के आते हैं गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरव्यू बेसिस पे जॉब्स दे रही है। बट प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, everyone should come together to use that resource of the country, otherwise total waste है। वो बंदा डिसहार्टन हो जाता है। बाद में वही इंसान अगर कुछ और करना चाहता है बट समाज उसको कहता है यार तेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी इसलिए तू कर रहा है। दिल को दुखाती है चीज़, मेरे को तो दुखाती है पर्सनली। नहीं, मैंने कभी आई हैवंट हर्ड दिस फॉर माई सेल्फ कि यार तुम आईएएस नहीं बने इसलिए कोचिंग में पढ़ा रहे हो। मेरे को ऐसा अभी तक किसी ने नहीं बोला है। पीठ पीछे कोई बोलता हो तो आई डोंट नो। नहीं, तो आपने तो दूसरी चीजें प्रूव कर दी ना कि आप नहीं बने, लेकिन आप कहते हो ना कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट है, इस राज्य में जाते हो उस राज्य में जाते हो, आपके आईएएस आईपीएस दोस्त है। जी सर। तब तो आप मतलब आप समझो चाणक्य और चंद्रगुप्त दो थे। अगर चंद्रगुप्त का रोल चाणक्य निभाने लगते तो फिर चाणक्य कौन बनता? बिल्कुल सही है सर। चाणक्य का अपनी एक अहमियत है और चंद्रगुप्त की अपनी। किंग और किंग मेकर दोनों दो अलग अलग होते हैं और दोनों मिल नहीं सकते। मुझे ये बताइए, जैसा मैं उस सोच को जानना चाहूँगा, माइंडसेट को जानना चाहूँगा। ये तो मैं समझ गया कि भाई 3000 लोग एग्जाम में बैठे और 1000 लोग सिलेक्शन हो गया तो बाकी 2000 भी उसमें बैठे थे। वो ऐसा नहीं था कि वो बेकार थे या उनकी सोच खराब थी, वो वहाँ तक गए थे लेकिन जगह ही नहीं थी गवर्नमेंट के पास। जो उस 1000 में आ जाते हैं ना 3000 में से, उनकी सोच क्या होती है? किस टेम्परामेंट पे जो इंटरव्यूअर होता है ना उसको सिलेक्शन देता है, वो क्या होता है? सर बीइंग इंटरव्यू पैनलिस्ट, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टूडेंट कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ओके। इंटरव्यू लेवल पे नॉलेज का खेल ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, वो तो आप प्री तक दे के आए हैं। प्री दे दिया, मेंस दे दिया। स्टूडेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी सिचुएशन में प्रेशराइज किया जाता है कि वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करे। बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू वर्क अंडर एक्सट्रीम प्रेशरेटिव कंडीशंस। आपको किसी भी हालत में अपना काम कूलनेस गंवानी नहीं है। यही चेक किया जाता है। चेक किया जाता है। ओके। यही पर्सनैलिटी टेस्ट है ना। आपने मेरे से टेढ़ा सवाल पूछा, मैंने सीधा जवाब दिया। फिर आपने और टेढ़ा पूछा, मैंने और सीधा जवाब दिया। आपको ही लगेगा कि यार बंदे पे कोई टेंशन नहीं, बंदा वही कर रहा है जो अपने दिमाग से चल रहा है उसके। हमारा सवाल उसके जवाब को बदल नहीं पा रहा है। ओके। तो कई जगहों पे तो रूड भी माना जाएगा ना कि हम तो कुछ पूछ रहे तो अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं। नो सर, इट इज़ नॉट अबाउट रूडनेस। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स आई एम पुटिंग यू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यू हैवंट इमेजिन्ड दैट सिचुएशन कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है। बट आपने जो आपको नई चीज़, नई दुविधा मिल गई, आपने अपने चेहरे पे शिकन ना लाते हुए, कोई घबराहट का भाव ना देते हुए, बड़े ही आराम से कामली बैठते मेरे को जवाब दिया कि सर इस सिचुएशन में ये चीज़ें की जा सकती है, मैं कर लूँगा। मैं यही देखना चाहता हूँ। ओके। और डीएम क्या करेगा सर? हाँ। मान लो कहीं पे फ्लड आ गया, दंगे हो गए, अब डीएम घबरा गया जी,
अरे दंगे हो गए, मैं क्या करूँगा, उसको डीएम कैसे बना सकते हैं। इंटरव्यूअर ये चीज़ देखता है। ओके, तो जो यूपीएससी का एक स्टूडेंट है उसको इन सारी विफलताओं से निपटने के लिए अपनी शुरुआती रणनीति कैसे बनानी चाहिए, वो कैसे अपनी शुरुआत करनी चाहिए उसको? पर्टिकुलरली सर आपका ये जो सवाल है ये पर्टिकुलरली अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है या पूरे यूपीएससी? ओवरऑल, मतलब मैं ये कहता हूँ कि एक स्टूडेंट आपके पास आता है, वो कहता है कि पंकज सर मैं आपके सानिध्य में रह कर ना यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहता हूँ, तो कैसे उसकी शुरुआत करनी चाहिए? पर्सनालिटी पे हम आएंगे क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर बाद में हम आएंगे। नहीं, उसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए, कैसे अपने समय का प्रबंधन करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, किस तरीके की लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, बेसिकली ये जानना चाहता हूँ मैं। सर यूपीएससी की जो जर्नी है इसमें हम पहले बात कर चुके हैं कि सिलेक्शन इज़ वन लेवल। हाँ, उसके आगे जर्नी बहुत बड़ी है। आप डीएम बनोगे, सचिव बनोगे, चीफ सेक्रेटरी बनोगे, फिर सरकार आपको कहाँ ले जाती है, आप कैसे देश में कंट्रीब्यूट करते हो। सीइंग द लॉन्ग जर्नी हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्या चाहिए इसके लिए। सबसे पहली चीज़ सर बंदे का मन होना चाहिए कि मैं तैयारी करूँ। ओके, 100% होना चाहिए। 100% होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ पर्पस। ओके, मेरे पापा ने बोला, मेरे चाचा ने बोला, मेरी दादी कह रही थी, मैं इस वजह से आ गया, 2 साल तैयारी करी, मैं चला गया, मैं दिल्ली में गया, कमरा अच्छा नहीं था। भाई ये नथिंग, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स। इफ़ यू आर हैविंग अ पर्पस दैट यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट मीन्स यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। सबसे पहले पर्पस चाहिए। उद्देश्य मिल गया, फिर उद्देश्य को हासिल कैसे करना है, ये हमारी डिज़ायर है। ओके, व्हेन वी आर हैविंग डिज़ायर्स, तो डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए आपको अपनी कैपेबिलिटी एनहेंस करनी पड़ेगी। ठीक है। या तो डिज़ायर भूल जाओ या फिर कैपेबिलिटी एनहेंस करो। अब मुद्दा है कि कैपेबिलिटी कैसे एनहेंस करें। बच्चा वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट मटेरियल मार्केट से उठाए, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़े, वो बेस्ट बन जाएगा। ओके, बेस्ट मटेरियल बच्चा ढूंढता रहता है पूरी ज़िंदगी, मिलता ही नहीं। किताब थोड़ी आपकी सिलेक्शन करा रही है बॉस। आप किताब पढ़ रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसको अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट इज हाउ टू लर्न। फर्स्ट इज पर्पस, सेकंड इज हाउ टू लर्न, दूसरी चीज चाहिए। थर्ड, व्हेन वी नो हाउ टू लर्न देन वी नीड टू गिव कंसिस्टेंसी टू दैट लर्निंग प्रोसेस। ओके, एक कंसेप्ट समझा, अरे 4 दिन मौसी के बेटे की शादी है, मौज करेंगे, भूल गया, पहला भी भूल गया, दूसरे को भूल जा। Give at least 18 months rigorously to the preparation. Next is time. How to learn, consistency, then time. And after time, patience. ओके, ये क्वालिटीज आ गई आप में, आपकी तरक्की दुनिया में कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। इन एनी फील्ड। सर मेरा पर्पस है कि मेरे को अच्छा पति बनना है, ठीक है जी। तो पहला पर्पस हो गया जी। दूसरा कंसेप्ट समझना है, लर्निंग द कंसेप्ट कि अच्छा पति कैसे बना जाएगा। बात तो सही है। ठीक है जी, अच्छा पति बना जाएगा, फिर उसको टाइम देना है, कंसिस्टेंसी देनी है, गलतियां होंगी, पेशेंस रखनी है। आपको कुछ भी करना है जीवन में, रास्ता वही है। जो बंदा ये कंसिस्टेंसी सीख गया, डिसिप्लिन सीख गया, वो पर्सनैलिटी सीख गया। ये सामने वाला गलत बोल रहा है, अरे कोई बात नहीं, उसका मूड ऑफ होगा यार, बोल दिया, क्या हो गया। कोई ऐसा किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे जो आपको लगे कि यार ये स्टूडेंट जिस परिस्थिति में रखकर यूपीएससी निकाला है या जिस जगह पे स्टैंड करता है, ये लोगों के लिए ना एक मिसाल है? सर ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं। आपका स्टूडेंट आपके उसमें? मैं स्टूडेंट से भी बढ़कर मेरे एक सीनियर जो अभी सर्विसेज में है, मैं नाम नहीं लूँगा, कभी सुनेंगे वो, तो किस्सा मैं आपको सुना देता हूँ। शी वॉज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन बर्लिन। ओके, एंड ही लेफ्ट एवरीथिंग देयर एंड ही केम टू इंडिया फॉर यूपीएससी प्रेपरेशंस। तो इस बात में जो अभी तक हमने डिस्कशन करी है कि माँ बाप को क्या सोचना चाहिए, वो सारी ही जवाब मिल जाएंगे आपको। ओके, उन्होंने प्रेपरेशन करी, अटेम्प्ट्स दिए, इंटरव्यू दी, सिलेक्शन नहीं हो पाई। ही स्टार्टेड वर्किंग हेयर एंड देयर। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो होती है सर, वो इवॉल्व होती है, बड़ी रैम्पेंटली इवॉल्व होती है। आज आप मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर यूज़ करें, 2 साल बाद किसी काम का नहीं है। तो वी नीड टू अपग्रेड आवर नॉलेज। बंदा यूपीएससी में आ गया तो सिलेक्शन नहीं हुई, अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, डिवास्टेशन। घर वाले सोच रहे हैं अरे बेवकूफ़ आदमी है, क्या करेगा। समाज सोच रहा है अरे पागल आदमी है, क्या करेगा। किस्मत का खेल अभी उस पे आते हैं। 2014 में मोदी सरकार जब आती है जी,
तो ये क्या कहते हैं कि जिन लोगों के अटेम्प्ट्स, उस टाइम पे एक सी सेट का मुद्दा चलता था, जिन लोगों के सी सेट के अटेम्प्ट की वजह से साल खराब हुए हैं उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दी जाती है। ओके। एंड इन दैट ही गॉट रैंक, करंटली वर्किंग एज एसडीएम इन दिल्ली। हाँ, लाइफ है ना सर, एनी टाइम इट कैन चेंज, यू कांट अंडरमाइन एनी पर्सन। आज बंदे की सिलेक्शन नहीं हुई, उसका रैंक 1001 आया, बॉस उसको नालायक मत समझो। तुम 20 साल बाद आईपीएस बन के आईजी बनोगे, हो सकता है होम मिनिस्टर वही हो। अच्छा, ऐसे लोग जो उस 3000 में से चूकते हैं, उनका लास्ट अटेम्प्ट है और वो इंटरव्यू तक गए, इंटरव्यू में चूक गए, ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी को कहाँ कहाँ बना सकते हैं जो यूपीएससी से चूके हुए लोग हैं? सर बहुत फील्ड्स हैं सर, गिने भी नहीं जा सकते उंगलियों पे, इतने ज़्यादा फील्ड्स हैं। आजकल तो सर टेक्नोलॉजी की दुनिया है और मल्टीपल स्टार्टअप्स हैं। जनरली जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सुजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने इतना समय दिया है तो आप 32 साल की उम्र है सर, उसके बाद जनरल कैटेगरी में हम यूपीएससी के अटैम्प्ट्स नहीं दे सकते, तो आप स्टेट सिविल सर्विसेज में ट्राई कीजिए। आप कोई और ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स आते हैं उनको क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आपकी जो नॉलेज है वो रिमोरेटिव हो जाए। हाँ, अगर ये नहीं हो पाता है, नेक्स्ट फील्ड जो आता है सर, मल्टीपल स्टार्टअप्स हैं, मल्टीपल कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं। वाई? बिकॉज जो भी स्टूडेंट आया है वो ग्रेजुएट है, तभी यूपीएससी में आए हो ना। बेयर मिनिमम पैरामीटर इज द ग्रेजुएशन। बिल्कुल। हेयर वी आर गेटिंग मल्टीपल IITians, MBBS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, अदर फील्ड्स आर ऑल्सो देयर। तो यू कैन गो टू योर फील्ड ऑल्सो विद मोर नॉलेज, more patience, more flexibility, more consistency. Now you are awared citizen. Indirectly you are contributing to the nation building. That was our primary goal. No need to worry. मैं हर इंसान, हर स्टूडेंट जो भी मेरी बात सुन रहा है, बस चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मस्ती से पढ़ाई करो, खुद को इतना ज़्यादा एम्पावर कर दो। केशव चाहिए, नॉलेज, एजुकेशन, स्किल्स, एप्टीट्यूड एंड वैल्यूज़। ओके। 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ज़िंदगी में आपकी कोई मदद नहीं करेगा, सिर्फ ये 5 चीज़ें करेंगी। इस केसों को एक बार रिपीट कीजिए, आपने एक बार में बोल दिया, मुझे लग रहा है कोई टेक्निकल टर्म है ये केसों। सर अभी हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग 5 चीज़ों से आती है, उसको मैं जनरली बोलता हूँ केशव। ठीक है। नॉलेज, के से नॉलेज, के इज़ फॉर नॉलेज, ई इज़ फॉर एजुकेशन, एस इज़ फॉर स्किल्स, ओके, ए इज़ फॉर एप्टीट्यूड एंड वी इज़ फॉर वैल्यूज़। ओके। अगर सर मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और मेरे को आता जाता कुछ नहीं है, आप मेरी अच्छाई का क्या करोगे? बात तो सही है। अगर मेरे को बहुत चीज़ें आती हैं और मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं करप्ट हूँ, मैं गलत काम करता हूँ, तो आप मेरे उस स्किल का क्या करोगे? मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, मेरे पास आई मस्ट बी फुली एजुकेटेड अबाउट माई फील्ड। इसको हम जनरली बोलते हैं नॉलेज फंक्शन ऑफ द एटीट्यूड। ओके। अगर आपको पता है कि सामने वाले से क्या सवाल करना है, तो आपका एटीट्यूड अलग होगा। बिल्कुल। और मुझे पता है क्या जवाब देना, मेरा भी एटीट्यूड अलग होगा। बिल्कुल। अदरवाइज हम घबरा जाएंगे। हाँ। पर्सनैलिटी टेस्ट ऑफ यूपीएससी। ओके। देन स्किल्स क्या हैं सर? मल्टीपल स्किल्स हैं। ड्राइवर को ड्राइविंग आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मेरे को ड्राइविंग नहीं आती है, बट ही इज ड्राइविंग बिकॉज ही इज द ड्राइवर, उसका स्किल है। जॉब अपॉर्चुनिटीज है। नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एप्टीट्यूड भी होना चाहिए टू लर्न समथिंग। यूपीएससी 2 ही जगह पे एप्टीट्यूड शब्द का इस्तेमाल करती है। ओके। एक प्रीलिम्स में एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, वहाँ पे इंसान को रीजनिंग, मल्टीपल मैथ की, कॉम्प्लिकेटेड क्वांट की प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, जिसमें हम इंसान का एप्टीट्यूड, द पोटेंशियल टू ग्रो चेक करते हैं। ओके। उसके बाद मेंस में एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये दूसरी बार शब्द वहाँ आता है। पेपर जो है GS 1, 2, 3, 4 यूपीएससी के, वो नॉलेज चेक करते हैं। अच्छा। चौथा पेपर इंसान के एथिक्स चेक करता है, मॉरल्स चेक करता है। पेपर इस पे है ना, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। वो पेपर का पर्पज़ ही यही है कि पहली 2 चीज़ें हैं, आप सर जी बहुत ही एथिकल आदमी हो, सब कुछ अच्छा करते हो। इंटेग्रिटी क्या है कि हमेशा करोगे और दूसरों को भी प्रेरित करोगे कि करो, बट आप कर ही नहीं पा रहे हो, एप्टीट्यूड ही नहीं है। मन की चाह पे क्या करेंगे? बात तो सही है। और तीसरा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और पर करता ही गलत हूँ। बड़े बड़े टेररिस्ट बने यहीं से बने ना, एप्टीट्यूड बहुत हाई है। हैकर्स। हाँ। तो लाइफ इज़ लाइक दिस। अच्छा, आपने एक वो यूज़ किया, मेडिकल। जी। मेरे दिमाग में था, मैं भूल गया था, आपने भी कोई मेडिकल की डिग्री ली है? जी सर। क्या है अपने सर? आई हैव डन बैचलर इन डेंटिस्ट्री। ओके। BDS मैंने करी थी। तो
उस तरफ क्यों नहीं गए आप? सर मज़ा नहीं आ रहा था जी जीवन में। पैसा तो बहुत है। हाँ जी, पैसे के लिए तो ज़िंदगी नहीं है ना सर। अगर सर, मेरे फादर की एक लाइन है, मनी मेक्स द मैन पावरफुल। हाँ। तो मैंने एक बार बोला, मैंने कहा पापा जी मेरे को लगता है इट इज़ द अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ मनी विच मेक्स द मैन पावरफुल। हाँ। सिर्फ पैसा ही पावरफुल नहीं बना रहा, उसको कैसे इस्तेमाल करना है उससे ज़्यादा पावर आती है। तो उन्होंने एग्री किया और मेरे को अप्रिशिएट किया कि बाप बेटे का रिश्ता चलता है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये बात सही है। बीडीएस में बहुत पैसा सर, बट इंडिया में डेंटिस्ट्री का फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है। अच्छा। इन कंपैरिजन टू दी फॉरेन कंट्रीज, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट देयर ऑरल हाइजीन। हम डॉक्टर के पास तब तक नहीं जाते जब तक दांत में दर्द ना हो, जब तक दांत खराब ना हो जाए। तो डॉक्टर बेचारा इंतज़ार करता है कि पेशेंट आएगा। हाँ। अगर हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं सर, बहुत सारी डिजीज़ जो बॉडी के अंदर हैं, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम योर ऑरल कैविटी। मुंह के अंदर गंदगी है, पेट में जा रही है, कहीं पे जा रही है, तो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज़ योर ऑरल कैविटी। इंडिया में ऑरल हाइजीन इज़ हाईली इग्नोर्ड सेक्टर। गवर्नमेंट इज़ नॉट कमिंग अप विद एनी ऑरल हाइजीन प्रोग्राम। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो डेंटिस्ट्री को प्रमोट करने के लिए दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता था आफ्टर माई डेंटिस्ट्री, हालांकि मैंने डेंटिस्ट्री इतनी अच्छे से करी भी नहीं कि मैं ज़्यादा नेशन बिल्डिंग में जाता, तो मेरे को धीरे धीरे लगा कि आई कैन डू बेटर। ओके। एंड देयर आर मल्टीपल स्फीयर्स वेयर आई कैन एक्सेल माई सेल्फ। तो इस फील्ड में आ गए एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। पत्नी के सिलेक्शन को छोड़ दें जी, तो एज ए डायरेक्टर आपके जीवन में कौन कौन से प्राउड मोमेंट आए यूपीएससी को लेकर करके? आपको लगा कि यार ठीक है, अगर मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर जाता तो बस इतना ही तक होता और आज तो मैं ये हूँ। सर जी, सबसे बड़ा जो प्राउड मोमेंट है वो मेरे लिए यही है कि मेरे माँ बाप खुश हैं। ओके। मैं जो भी कर रहा हूँ। ओके। इससे बड़ा प्राउड क्या होगा? माँ बाप की शांति है। क्यों शांति है? क्योंकि हम सीधे चलते जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ आवर एफर्ट है ना सर, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, कोई स्टूडेंट कहता है कि सर ये आपने सवाल पूछा था या बताया था, ये पेपर में आ गया, उससे बड़ी मेरे को आज तक जीवन में कोई खुशी नहीं मिली। पहली खुशी कि माँ बाप खुश हैं तो हम खुश हैं। वो कह रहे बच्चा सीधा है, सीधा है, सीधे रास्ते जा रहा है, पहली खुशी है, उससे बड़ी खुशी नहीं है। दूसरी, अगर मेरे प्रोफेशन में जाना है तो जब मैं किसी बच्चा मेरे को आके कहता है कि सर आपने बताया था ये क्वेश्चन आने वाला, आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सर हम बोल देते हैं, आ जाते हैं, मल्टीपल टाइम्स आ जाते हैं, तो उससे बड़ी खुशी नहीं है। मेरे को बच्चे की सिलेक्शन से भी बड़ी खुशी होती है जब बच्चा ये कहता है कि सर जो आप बता रहे हो उससे मेरे जीवन में ये चेंजेस आ रहे हैं। सिलेक्शन तो बॉस एक प्लेटफॉर्म है ना यार। तू सिलेक्ट हो गया, अच्छी बात है, प्राइमरी ठीक है, तेरा पर्पस था सिलेक्शन। मेरा पर्पस था कि तुझे एक ऐसा इंसान बनाया जाए कि देश में हम कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हम तो इंडस्ट्री से ऊपर की बात कर रहे हैं। आवर पर्पस इज नॉट टू गेट दी सिलेक्शन। आप जब सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, सवालों की बात कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा जो खासकर यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनसे सुनने को मिलता है कि सब्जेक्ट इतने लेंदी होते हैं ना कि वो फोकस नहीं कर पाते और इधर उधर भटक जाते हैं, जिसकी वजह से वो लास्ट मोमेंट पे अपनी तैयारी सही से नहीं हो पाने की वजह से रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। तो जिनके ये जो लेंदी सब्जेक्ट होते हैं उस पर फोकस कैसे करें वो? सर ऐसा बोला जाता है कि सब्जेक्ट लेंदी हैं और कोचिंग इंडस्ट्री वाले प्रेशर क्रिएट करने के लिए जनरली बोलते हैं एवरीथिंग अंडर सन इज़ पार्ट ऑफ यूपीएससी सिलेबस। स्टूडेंट प्रेशर में आता है, लो सर जी 2 लाख, ये लो 5 लाख, होना कुछ नहीं है इससे, और प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। क्रक्स इज, अगर हम प्री की बात करते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम वेयर द सिलेबस इज़ वेरी वाइड, अनडिफाइंड सिलेबस है, 100 क्वेश्चंस का एग्जाम है सर, नेगेटिव मार्किंग इज देयर। इट मीन्स एग्जामिनर चाहता है कि भाई सोच विचार के टिक मार्क करना और कुछ क्वेश्चन छोड़ देने, तभी नेगेटिव मार्किंग दी है ना। तू 100 के 100 अटेम्प्ट कर रहा है ज़्यादा जोश में आके, तो एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चंस भी दिए होंगे जो एग्जामिनर को भी बाद में याद नहीं रहते इसका आंसर क्या है। अच्छा, ठीक है सर, मुद्दे पे आते हैं। इफ इट इज अबाउट द लेंथी सिलेबस, देयर आर 4 कोर सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स। 4 तरीके के सवाल यूपीएससी प्री में पूछता है। पहला,
इजी क्वेश्चन जो होता है जिसका आंसर हर स्टूडेंट जो बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ के जाता है या उसको थोड़ा बहुत अवेयर है चीज़ों का, अटेम्प्ट कर लेगा। दूसरा वो कैटेगरी है जहाँ पे कोचिंग संस्थान उसकी हेल्प, उसको गाइड करके कुछ समझा दिया, कुछ क्रिटिकल कंसेप्ट है वो समझा दिया, कोचिंग इंस्टीट्यूशन। तीसरा वो जो आपकी किस्मत से तुक्का मार दिया, भगवान भरोसे आंसर आ गया। चौथा वो सवाल है जिसका आंसर सिर्फ यूपीएससी को पता है, भगवान को भी नहीं पता है। जो वो सवाल यूपीएससी देती है। सर कोचिंग इंडस्ट्री जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस टीचर है, वो 1 साल के बाद यूपीएससी की रिलीज करती है, वो सही आंसर की नहीं दे पा रहा 1 साल में। क्या भरोसा है कि जो तुमने पढ़ाया वो सही है, और वो मान रहा है सामने वाला, यूपीएससी मान ही नहीं रहा तुम्हारा आंसर। बात तो सही है, क्योंकि उसके पास उसका आंसर अपना, वो कह रहा है ये सही है, क्या उखाड़ लोगे। तो ऐसा नहीं कि टीचर नालायक है, बट कहीं ना कहीं जाके एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। मुद्दे की बात क्या है हमारे पास कि जो लेंथी सिलेबस है बहुत सारा पढ़ना ही नहीं है। तुझे 50% मार्क्स लेने हैं, तू पहले उस क्वेश्चन से तैयारी शुरू करता है जो उस कैटेगरी में आता है जो करना ही नहीं था। यूपीएससी ने एक सब्जेक्ट ले लेते हैं इंडियन पॉलिटी, क्वेश्चन पूछ लिए 15, 3 क्वेश्चन बॉस नहीं करने हैं, छोड़ दे। बच्चा पिछले साल का देखता, अरे ये 3 क्वेश्चन कौन सी किताब से आए, इस किताब से तो आए नहीं, दूसरी किताब ले आओ, उसमें एक मिल जाएगा, फिर तीसरी ले आओ, उसमें। बॉस एक ही किताब पढ़, 12 क्वेश्चन पे फोकस कर, 12 में से 10 सही कर लेना, बात खत्म हो गई ना। क्यों लड़ रहा है बाकियों के लिए, जरूरत ही नहीं है उसकी। इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी। ओके, qualifying prelims exam is based on a strategy, and we are not having the appropriate strategist who will guide the aspirant. Aspirant is in delusion, aspirant is in extreme pressure because he is not able to see the right path, and he is digging somewhere else. कुछ और पढ़ता जा रहा है। मार्केट में सर कंटेंट टेररिज्म एग्जिस्ट करता है। बस अगला सवाल भी इसी पे था, बताइए। हाँ, किताबें भर भर के दे दी है। किसी कोचिंग इंडस्ट्री के आसपास जाओ, इधर देखो नया इंस्टीट्यूट, नई बुकलेट, ये नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगी। बॉस पढ़ के भी नहीं होगी। क्या तुमने ऐसा कौन सा इधर तुमने कल मेडिटेशन करी और वो लिख के दे दिया किताब में कि पेपर में आ जाएगा। तुमने भी एनसीईआरटी पढ़ी, तुमने भी न्यूज़पेपर पढ़ा, गवर्नमेंट की 4 स्कीमें पढ़ी, अपना कंटेंट बना के दे दिया। दूसरे ने भी वही किया, हमने तुम्हारा देख के हमने भी वही किया। स्टूडेंट को समझना है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस को समझे तो कंटेंट बहुत ही कम है। इजीली इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन 12 to 18 months, नथिंग एल्स। ओके, नो नीड टू वरी। अगर किसी को चिंता हो रही है कि इतना सिलेबस है कैसे खत्म होएगा, मैं बैठा हूँ सर, हम आपकी समस्या का हल निकाल के देंगे, एंड आई कैन प्रूव दिस। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस। यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट नॉट टू रीड। आप ऐसे बोल रहे हैं, जो बाहर का स्टूडेंट देख रहा होगा वो आपसे कनेक्ट होना चाहेगा, नहीं मुझे पंकज जी से तो ये पूछना है, आप उसको एंटरटेन करेंगे? सर ऑलरेडी सर आई एम एंटरटेनिंग मल्टीपल स्टूडेंट्स। माई पर्सनल नंबर आई एम गिविंग एवरीवेयर। ओके, 24/7 आई एम अवेलेबल। मैं रात को सर जी अप्रॉक्सीमेटली 3 साढ़े 3 बजे सोता हूँ, सुबह 8 बजे उठ जाता हूँ। ये मेरी फिक्स्ड डिसिप्लिन्ड रूटीन है। ओके, हालांकि कईयों को पसंद नहीं आएगी कि भाई 4 बजे तक कौन जगता है, ठीक है, बट हम जगते हैं। कोई स्टूडेंट सर, उसको कोई भी समस्या है, पढ़ नहीं पा रहा है, कोई टेंशन है, क्या पढ़ना है नहीं पता चल रहा, कोचिंग नहीं ले पा रहा, दिल्ली का सपना देख लिया, दिल्ली आने से कुछ नहीं होगा। ये मैं यहीं बोल देता हूँ कि कोई फ़ोन करके पूछते हैं बच्चे कि सर दिल्ली आएंगे तो क्या होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। वही होएगा जो पटना बैठे होएगा, वही होएगा जो हैदराबाद बैठे होगा, गांव में बैठे भी हो जाएगा। डिजिटाइजेशन है, इंटरनेट कनेक्शन है, काम चल जाएगा। 24/7 सर वी आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। एंड कई बार सर जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, समटाइम्स आई एम गेटिंग मल्टीपल कॉल्स, तो हर इंसान को टाइम पे रिप्लाई नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो उसमें अगर कोई बंदा रह जाता है, चूक जाता है, तो दे कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। कोई भी स्टूडेंट आपको बोले कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मैंने कभी ऐसा किया। एक बात बताइए, आप वो क्वेश्चन में दिमाग में अटका हुआ कि आप कह रहे थे कि जैसे कॉर्पोरेट
लॉबी हो गई, एक तरह से कोचिंग भी, यहाँ पे एक पैसा कमाने का धंधा बन गया। आप बता रहे थे सिलेबस, किताबें। आजकल एक नया टर्म देखता हूँ कि लोग कैलकुलेट करते हैं, यार 2 लाख स्टूडेंट हैं और ये पढ़ने वाले हैं, मैं एक नोट्स बनाता हूँ और 99 रुपये का भी बेचूंगा ना, और मेरे अगर 50,000 लोगों ने भी खरीद लिया ना, तो मैं तो कमा के निकल जाऊँगा। तो ये जो कोर्स बेचे जाते हैं, जो कोर्स बनाए जाते हैं, क्या उनके मतलब के होते हैं, या बहुत से कोचिंग संस्थान बस पैसा कमाने के लिए बेच देते हैं, जिसका एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं होता? सर, जो यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री है, इसमें कोई भी इनोवेटिव कंटेंट बनाया ही नहीं जा सकता। ओके, क्यों? एनसीईआरटी इज़ द प्राइमरी सोर्स। ठीक है। न्यूज़पेपर इज़ एनसीईआरटी प्लस न्यूज़पेपर। ठीक है। देन कुछ गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स निकालती है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज आर दी थिंग्स। जो बंदा कह रहा है कि ये 99 रुपये का है या 200 रुपये का है, उसका टास्क ये हो सकता है कि वो इनमें से अपनी रैशनैलिटी को यूज़ करके क्वालिटेटिव टॉपिक्स पिक करे, उसकी एक कंपाइलेशन बनाए और वो स्टूडेंट को बेचे। ठीक है। ठीक है। अगर उसका पर्पस क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना है, तो इट इज़ मोस्ट वेलकम्ड। बट अगर उसका पर्पस कोई किताब बेचना है, तो भाई तूने खुद से नहीं लिखी है, तूने अपने दिमाग से मेरे को बताया कि ये 4 टॉपिक हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है बॉस कि वो चारों के चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सवाल आ गया, चारों से आ गया, हो सकता है कोई भी ना आए। तो इट इज मेयरली अ स्पेकुलेशन, एंड समटाइम्स विद आवर एक्सपीरियंस वी कैन स्पेकुलेट बेटर। आपको पता होगा वेदर फॉरकास्टिंग ऐसे चलती है, हम भी यूपीएससी का पेपर ऐसे ही फॉरकास्ट करते हैं। बट ये जो मीनियल चीज़ें जो चल रही है ना सारे इंटरनेट पे, 200 रुपये में ये हो जाएगा, 300, भाई क्या कुछ नहीं होगा इससे। वाई यू आर थिंकिंग फ्रॉम दी वन एंगल ओनली? सर, लो प्राइस इज नॉट अ बैड थिंग, हाई प्राइस इज नॉट अ बैड थिंग। स्टूडेंट इज हेयर फॉर द क्वालिटी ऑफ गाइडेंस। क्या कमी है कंटेंट की, उसको बता भाई ये किताब में मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से ले ले। अपनी रिमोरेशन का सोर्स बनाने के लिए हमने अलग एक ही किताब को 1000 बार छाप के दे दिया। कई बार पहला पेज ही बदलता है, किताब वही है, पहले 99 की थी, 100 कॉपियाँ बिक गई, अभी उसको 49 की कर दे, पहला पेज बदल, पंकज का नाम हटा, सर्वेश मिश्रा का डाल, बेच। ये कैप्सूल कोर्स और बैकअप प्लान क्या होता है जो बेचे जाते हैं? क्या ऐसी कोई चीज़ होती है? ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये कैप्सूल कोर्स क्या होता है जो ये कहते हैं कि इतने रुपए का कैप्सूल कोर्स ले लो और ये बिल्कुल इंजेक्शन के माफिक काम करेगा? सर, कैप्सूल कोर्स, दीज कोर्सेज होल्ड देयर इम्पोर्टेंस फॉर द स्टूडेंट। ये जो कैप्सूल कोर्स है ना, ज़्यादा ये नीट आईआईटी वाले बच्चों को दिया जाता था। अच्छा। अभी यूपीएससी में भी हम क्रैश कोर्सेज वगैरह डिलीवर करते हैं, वी आर ऑल्सो डिलीवरिंग, एवरी इंस्टीट्यूशन डिलीवर्स। प्रीलिम्स में कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं और उनमें एनालिटिकल पार्ट नहीं होता है, एनालिसिस नहीं चाहिए, राइटिंग पार्ट नहीं है। तो जो प्रीलिम्स का कन्फाइंड ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, हम कुछ बुक्स को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, कंटेंट वही है। फिर मैं अपनी बात पे पीछे नहीं हटूंगा कि मैं कुछ सोच के दिमाग से नहीं बना रहा, मैंने उसमें कंटेंट कम करके प्रीलिम्स के पेपर को एनालाइज करके उतना सा कंटेंट लोगों को दे दिया कि सर इतना पढ़ने की ज़रूरत है, गवर्नर से रिलेटेड ये 4 चीज़ें पूछी जाएंगी, गवर्नर का ऑफिस हटा दिया जाए या गवर्नर का ऑफिस रखा जाए, या फ्यूचर में गवर्नर का ऑफिस होगा या नहीं होगा, ऐसे सवाल पूछे जाने की चांसेस कम होते हैं। उसके बेसिस पे कैप्सूल कोर्स दिया जाता है। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज कराई जाती है, बच्चे को कम टाइम में प्रीलिम्स ओरिएंटेड आर्ट ऑफ पिकिंग द राइट आंसर ये समझाने की कोशिश की जाती है। जैसे मैं जर्नली देखता हूँ कि कुछ लोग बोलेंगे कि ये यूट्यूब पे बड़ा, ये 1-2 साल पहले बहुत चला है, कैन वाली स्टेटमेंट का ये हो गया, जिसमें कैन आ गया स्टेटमेंट में, ऑलवेज में। सर, उसके पीछे का लॉजिक है, फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट्स के साथ ऑलवेज लगाना मुश्किल है। अब कोई एक स्टेटमेंट ऐसी सोच के देखे स्टूडेंट, फ्यूचरिस्टिक है, साथ में ऑलवेज लगा है, नहीं हो सकता। कैन लगा हो सकता है, हाँ, इट कैन हैपन इन फ्यूचर, ऑलवेज दिस इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, नो। अब वो कैन ओनली ऑलवेज सम किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है, दैट इज द ट्रिक। वो आम कोचिंग वालों को नहीं आता है, नया बंदा आता है उसको नहीं आता है। ओके। मैंने सर मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी का प्रीलिम्स मैंने 5 बार क्वालिफाई किया है। तो कभी कभी मेरे को लगता है कि यार ये प्रीलिम्स का पेपर तो मैंने पहले सोचा था, वही पेपर आ गया है। ठीक है, तो वो फंडा ही ऐसा सीख लिया कि एग्जामिनर का माइंड ही पढ़ लो,
कि सम पूछ रहा है, सम का मतलब क्या है? हाँ, सम इंडियंस आर वेजिटेरियन, इट मीन सम आर नॉन वेजिटेरियन। हाँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप ये नहीं कह रहे ऑल इंडियंस आर वेजिटेरियन। ऑल पूछोगे तो भी समस्या है, हाँ, सम पूछोगे तो भी समस्या है। स्टूडेंट को माइंड समझना है कि एग्जामिनर तो एक डायलेमा में डाल रहा है, वो तो पूरी बात ही नहीं कर रहा। आधी बात करोगे तो सही है, गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि आधा सच है ना, या आधा झूठ है। आधा झूठ है तो मीन्स उसके आगे की स्टेटमेंट आधा सच भी हो सकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ द एग्जामिनर। क्या बात है। अच्छा, क्लियरिटी बहुत, मतलब इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें मैक्सिमम चीज़ों की हम क्लियरिटी पे ही बात कर रहे हैं। प्रश्न जो भी मेरे हैं उसको आप लास्ट में निचोड़ ला करके क्लियरिटी पे लेकर के आ रहे हैं। मुझे एक बात और भी बता दीजिए कि इस तैयारी में बैकअप प्लान होना चाहिए, और क्या बैकअप प्लान नाम की कोई चीज़ होती है क्या, और ये कैसे काम करता है? सर ऐसा मैंने सुना था कि जब अंग्रेज़ लोग इंडिया में आए थे ना, हाँ, तो आते सबसे पहले वो अपने जो शिप्स थे हाँ, उनको डिमोलिश कर देते थे, ओके, कि वापस जाएंगे तो यहाँ से नया जहाज बना के जाएंगे। हो, बैकअप प्लान होना कोई बुरी बात नहीं है, हम्म, बट बैकअप प्लान ही धीरे धीरे आपको इतना तगड़ा सपोर्ट सिस्टम देता है हाँ, कि वही परमानेंट प्लान बन जाता है, और मेन छूट जाता है। मेन छूट जाता है। अगर कोई इंसान बैकअप प्लान बनाता है तो अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करूँगा। बट अगर वो बैकअप प्लान के चक्कर में अपना प्राइमरी गोल भूल जाता है तो ऐसे बैकअप प्लान की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक बैसाखी हो गई, एक बैसाखी तरीके है से। सर। और बैसाखी लेना कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आदमी को कमज़ोर बनाएगा। मुझे एक बात बताएं आप कि आजकल देखा जा रहा है, आजकल पिछले 3-4 सालों से ये ट्रेंड में है कि कुछ नए बच्चे आते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर जाते हैं। 22 साल, 23 साल, 24 साल में वो यूपीएससी से क्लियर कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बार बार अटेम्प्ट करते हैं, क्लियर नहीं कर पाते। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है? ऐसा क्या खास उनमें होता है कि वो पहली बार में क्लियर कर गए और ये बार बार तैयारी करके भी चूक जा रहे हैं? सर जो गेम है ना हमारे पास, जिसको हम चर्चा में ले जा रहे हैं यूपीएससी, हाँ, ये एक खड्डा खोदने की तरह है। हाँ, मैंने खड्डा खोदना शुरू किया, हाँ, मैं खोदता जा रहा हूँ, हाँ। इस उम्मीद पे भी पानी निकलेगा। हाँ, मैंने 500 मीटर खोद दिया, हाँ, पानी है ही नहीं उधर, तो निकलेगा कहाँ से? हाँ, एक बंदा आया नया, जो पहले से एक तो अपने औजार तीखे कर रहा है कि मेरे को पानी निकालना है कल, वो अपनी 11th 12th या उसके पहले से जब वो एनसीईआरटी पढ़ेगा, यूपीएससी सिलेबस क्या कहता है, या नॉट सिलेबस ओनली, इंडस्ट्री क्या कहती है कि 6 to 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। वो बच्चा 6 से समझ के चल रहा है कि उसकी एप्लीकेबिलिटी या नॉलेज को एब्जॉर्ब करना या उसका यूज क्या है उसको समझ है। ये वो रेस वाला बच्चा है। ये जब ग्रेजुएशन के बाद कभी किसी मेंटर या किसी गाइडेंस की सपोर्ट में आता है तो वो गाइड उसको बताता है, बॉस उधर पानी नहीं है, मैं खोद चुका हूँ पहले। हमारा यही काम है ना कि भाई पानी यहाँ निकलता है, 50 मीटर खोदेगा पानी आ जाएगा। 50 मीटर खोदता है, 22 साल की उम्र में सिलेक्शन हो जाती है। दूसरा बेचारा 500 खोद के बैठा है, वो भी आता है हमारे पास कि सर पानी नहीं आ रहा, मैं उसको बोलूँगा उसको छोड़ दे, इधर खोद 50 मीटर पे आ जाएगा। वो मेरी बात नहीं सुनता है, उसको हम नालायक लगते हैं। वो सोचता है मैं 550 पे पानी निकाल दूंगा, मेरे को क्या जरूरत है बाहर जाने की। वहां पे 50,000 पे भी पानी नहीं आएगा, 30,000 साल में भी सिलेक्शन नहीं होगी उधर। ये समझने की जरूरत है। आप नैतिकता की कुछ बात कर रहे थे कि यूपीएससी एग्ज़ाम का जो स्टूडेंट होता है वो थोड़ा सा नैतिक, अपने निजी जीवन में ईमानदार हो जाए तो उसकी ये संघर्ष आसान हो जाएंगे। वो किस संदर्भ में आप बात कर रहे थे? किस तरह की नैतिकता और किस तरह की ईमानदारी होनी चाहिए? सर हम सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अगर मेरे को सिलेक्शन चाहिए या कुछ काम करना है तो एफर्ट्स देने पड़ेंगे, कोई मेरे लिए नहीं करेगा। पहले तो हम खुद के लिए ईमानदार हैं, ये नैतिकता हमारी खुद के प्रति है। आप खुद के प्रति नैतिक हो ना तो दुनिया में हर कोई नैतिक है। एथिक्स ही एथिक्स है, मॉरल्स ही मॉरल्स हैं। बच्चा ढंग से पढ़ता नहीं है। एक एग्जाम्पलिफिकेशन के लिए एक चीज़ है, शायद ही कोई मेरे को स्टूडेंट पिछले 5 साल में मिला होगा जिसको मैंने ये बोला हो कि भाई आंसर ना लिख, आई डोंट रिमेंबर। हर किसी को कहता हूँ कि आंसर लिख, आंसर लिखेगा तो ही आएगा। एक भी स्टूडेंट मेरे को ऐसा नहीं मिला जो ये बोले कि सर मैं कंसिस्टेंटली लिख पाया, नॉट इवन वन। आई हैव इंटरेक्टेड मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स। ओके, 5,000 से ज़्यादा बच्चों से बातचीत होगी या उससे भी ज़्यादा होगी, बट कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हो। पहली नैतिकता इधर ख़त्म हो गई। आगे अगर गाड़ी चलाने की किताब पढ़ ली बॉस, स्विमिंग की किताब पढ़ ली, खाना पकाने की किताब पढ़ ली, तो ये कुछ आएगा थोड़ी इससे। किताब पढ़ के थोड़ी पेपर पास हो रहा है। पढ़ता रहे पूरा दिन,
पेपर वाला तेरा आंसर चेक कर रहा है, लिख रहा तू है नहीं, हम क्या करें? इंडस्ट्री क्या करे? कोच क्या करेगा? गाइड क्या करेगा? यू हैव टू राइट, यू हैव टू प्रैक्टिस मल्टीपल एमसीक्यूज डेली। 25, 30, 50 क्वेश्चन बच्चा लिखता है ना जब, तो उसका दिमाग और हाथ दोनों इस तरीके से चलते हैं, बीच में कोई नहीं आता, फिर इतना प्रेम भाव बढ़ जाता है। हमें पता ना सर बीवी क्या चाहती है, आपको पता होगा आपका बच्चा क्या चाहता है, घर जाते उसको पता क्या है। ऐसे ही जब आंसर लिखोगे, क्वेश्चन पढ़ते ही पता चलता है एग्जामिनर क्या मांग रहा है, ये ले मार्क्स आते हैं। वो अलग कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस देता है तो प्रेजेंटेशन बढ़ती है, प्रेजेंटेशन बढ़ती है तो कंटेंट क्वालिटी बढ़ती है, कंटेंट क्वालिटी बढ़ती है तो मार्क्स बढ़ते हैं, मार्क्स बढ़ते हैं तो सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन होती है तो रैंक आता है। तो एक पड़ाव यूपीएससी के सफ़र में पूरा हो जाता है। कई बातें ऐसी आ रही हैं ना, एक सवाल दिमाग में आ रहा है, ईमानदारी से इसका उत्तर दीजिएगा आप, क्योंकि आप खुद कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए हैं। एक स्टूडेंट के लिए कोचिंग संस्थान कितना ज़रूरी है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट बिना कोचिंग संस्थान के भी टॉप करे? यस सर, 100% हो सकता है कि कोई स्टूडेंट बिना कोचिंग संस्थान के टॉप कर सकता है। हाँ। बट कोचिंग संस्थान भी बहुत ज़रूरी है। कैसे, क्या? जिंदगी में छोटा बच्चा बिना बाप की सपोर्ट के चल नहीं सकता। हाँ। चलने के लिए उसको किसी की उंगली पकड़नी पड़ेगी। हाँ। हाँ, जिसका माँ बाप नहीं है वो चल भी सकता है, इसकी कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि बाप चाहिए या माँ चाहिए, चलना आना चाहिए। हाँ। अब चल सकते हो, बट अगर माँ बाप आपके साथ हैं, कोचिंग संस्थान बच्चे की सिलेक्शन को एक्सपीडाइट कर सकता है, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अभी सर एग्जांपल दी ना आपको, खड्डा खोदने लगे, खुद से पढ़ के भी हो सकता है वहीं खोद दिया, 50 मीटर पे पानी आ गया, और हो सकता है गलत खोद लो। कोचिंग संस्थान आपको गलत खोदने से बचा सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। ये बात तो सही है। तो अच्छा, क्या कोचिंग जब कोचिंग संस्थान में बच्चे आते हैं अपना एडमिशन लेने के लिए, तो आप लोग किसी को एडमिशन दे देते हो, या आपका भी कोई पैरामीटर होता है कि भाई इनको लो, इनको तैयारी करवाओ, इनका समय बर्बाद नहीं होगा, ये सेलेक्ट हो सकते हैं? मतलब सीधे सीधे पूछूं तो क्या आपको पहले से आइडिया होता है कौन IAS IPS बन सकता है, कौन नहीं बनेगा? सर आइडिया होता है कि कौन लंबी रेस का घोड़ा है। हाँ। बट जो मैं प्राइमरी अपनी स्टेटमेंट पे आता हूँ, वी आर ऑल्सो रनिंग अ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। हाँ। हमारे पास भी 10,000 बच्चा है, 2,500 बच्चा हमारे पास पढ़ता है। हाँ। सिलेक्शन तो 1,000 की होनी है। हाँ। तो वी नो दैट कि दिस गाय इज हैविंग मोर पोटेंशियल, दिस गाय इज हैविंग लेस पोटेंशियल। बट ये कहना, जो आपका सवाल अगर इस तरफ जाता है कि कमर्शियलाइजेशन है, हम भी कमर्शियल है, यस वी आर ऑल्सो कमर्शियल। एवरी इंस्टीट्यूशन इज अ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। कमर्शियलाइजेशन इज गुड, बट यू नीड नॉट टू मेक पीपल फूल इन द नेम ऑफ कमर्शियलाइजेशन। आप आ रहा है बच्चा, उसको पढ़ाओ। हर इंस्टीट्यूशन अच्छा पढ़ा रहा है। जो बंदा 100 रुपये का कंटेंट बेच रहा है, वैल्यू है। क्यों बेच रहा है, क्या पर्पज है? अगर पैसा ही कमाना पर्पज है तो क्या पर्पज है? ओनली कमर्शियलाइजेशन। इफ यू वांट टू हेल्प पीपल, देन देयर आर द बेटर स्ट्रेटजीज। इंस्टीट्यूशंस फीस लेता है सर, हम भी लेते हैं, हम बच्चे को क्वालिटी देते हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो गिविंग। बट वो अल्टीमेटली एंड गोल में बदलेगा या नहीं बदलेगा, इसकी गारंटी नहीं होती है, कभी भी नहीं हो सकती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई बच्चा आया हो, आप लोग काउंसलिंग कर रहे हो, और लगे कि यार इसका 3, 4, 5 साल क्यों बर्बाद करवाना है, इसके अंदर पोटेंशियल नहीं, इसको पहले ही बता दो, भाई तुम कुछ और कर लो? क्या आप लोगों ने लोगों को बताया है, और अगर बताया है तो उधर से रिएक्शन क्या आता है? सर पर्सनली मैंने बहुत बच्चों को मैं बोलता हूँ कि यू कैन लुक फॉर अदर ऑप्शंस। मैं कभी भी स्टूडेंट को इस बात पे नहीं बोलता कि वो पढ़ नहीं पा रहा, या मैंने आज तक कभी किसी की एकेडमिक डिटेल्स देख के ये नहीं बोला होगा कि भाई तेरी सिलेक्शन नहीं होगी। 50% 10th में डिग्री में 40 लाने वाला बंदा IAS बन सकता है। अच्छा। उससे कम लाने वाला पास हुआ होना चाहिए BA में, IAS बन सकता है। तो लेकिन ऊपर जब नंबर जोड़े जाते हैं तो उसमें कैसे वो पता हो? देयर इज नो सच पैरामीटर, दे आर गोइंग टू सी द ग्रेजुएशन डिग्री ओनली। ओके। In the final selection of UPSC, there is no role of your 10th, 12th or degree marks. You might be a gold medalist or you might be passed with bare minimum marks. अच्छा, एक मज़ेदार बात, फिर वही बात आ गई ना कि वो फाइनल एग्जाम में देखते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, और तो क्या इसमें आत्मविश्लेषण होना भी बहुत ज़रूरी है क्या इस तैयारी के बीच में? होना चाहिए सर। तो किस तरह का होना चाहिए? अगर खुद से खुद को जांचना हो बार बार कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं अपने फाइनल एग्ज़ाम से पहले, तो वो क्या हो सकता है, किस तरह की तैयारी हो सकती है कि अपने से अपने आप को जांचा जाए?
सर फॉर दी सेल्फ इवैल्यूएशन ना, पहले तो स्टूडेंट को एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हाँ। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप प्रीलिम्स का पेपर लगा रहे हो, 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 गलत हो गए, तो अगले 2 घंटे में 100 नई चीज़ें सीखोगे ना। हाँ। अगर 100 के 100 सही हो गए तो तुम अकड़ के बैठ जाओगे। हाँ। तो सीखा क्या फिर बॉस? पहले ही सीख लिया क्या ये 100 के 100 क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं? नो। सेल्फ इवैल्यूएशन कैन बी डन बेस्ड ऑन द कंटेंट एनरिचमेंट, नॉलेज एनरिचमेंट, द स्किल एनरिचमेंट ऑफ योर सेल्फ, not based on the result. Any institution's paper is not going to evaluate you. वो कैपेसिटी नहीं है जी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, नॉट इवन ABCD, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में कैपेसिटी नहीं है कि आपको इवेल्युएट करे। आपको कल 4 चीज़ें आती थी, आज 5 आती हैं, कल 6 आती हैं, फिर 6 से 12 होंगी, 12 से 24 होंगी। जब कंपाउंडिंग लगेगी समझ लेना आपका वक्त आ चुका है। और ये कंपाउंडिंग करने के लिए लगातार आपको प्रयास करने पड़ेंगे। यस सर, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। वो प्रोसेस सीखोगे, कंसिस्टेंसी लाओगे, टाइम दोगे, पेशेंस के साथ बैठोगे, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कहीं जा ही नहीं सकता। और आप लोग किस तरह के स्टूडेंट को एक यूपीएससी का आदर्श स्टूडेंट मानते हो कि स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए? सर, एनी स्टूडेंट हु इज हैविंग अर्ज टू लर्न, उत्सुकता है उसके अंदर कि मैं सीखूं यार, और वो सीखने के लिए सामने वाले के सामने सरेंडर हो जाता है। पहली चीज़ आप सीखना चाहते थे, दूसरी आपने माना कि मैं सिखा सकता हूँ, 2 चीज़ें मिल गई। तीसरा, वो स्टूडेंट जब तक सीख नहीं पा रहा कोशिश करता जा रहा है, मैं उस स्टूडेंट को तो आइडियल स्टूडेंट मानता हूँ। ओके। उसमें मेरे को कंसिस्टेंसी दिखती है, लर्निंग की उत्सुकता दिखती है, अर्ज दिखती है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है कि समझ नहीं आ रहा फिर भी मेरे पास बैठा है, फाइन, और वो स्टूडेंट सीखता है। ऐसे बहुत स्टूडेंटों की सिलेक्शन हुई है, और आगे भी अगर हम बैठे रहते हैं तो मैं नेक्स्ट ईयर आपको सिलेक्शन से पहले बता दूंगा कि ये बंदे का नाम लिस्ट में आने वाला है। ओ, पहले से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मतलब वही आपने कहा कि जो व्यक्तित्व परीक्षण होता है लास्ट में, वो पहले ही उसकी तैयारी कर लेते हैं, जिसका रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसके आधार पर आप लोग ये बताते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो बच्चे हैं, जैसा आपने बताया कि ये आइडियल बच्चा है, लेकिन इसको किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा और इंटरव्यू में बैठा है, तो इसे क्या करना चाहिए? सर, इंटरव्यू में हमें ब्लफ नहीं मारना चाहिए। अच्छा। इंटरव्यू में हमें एग्जामिनर के सामने हम क्या चीज़ें हैं, छोटा बच्चा होगा तो वो बोलेगा पापा मैं पायलट बनूंगा, पापा मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा। जिस तरीके से आपके सामने वो छोटा बच्चा है, इंटरव्यूअर के सामने एस्पिरेंट वैसा है। ओके। उसको सब पता है तुम क्या फेंक रहे हो, तुम कौन सी नेशन बिल्डिंग करना चाहते हो, क्या तुम्हारा पर्पस है, बट हमें वो भाव इस तरीके से रिप्रेजेंट करने हैं कि सर आई एम दी फुली कॉन्फिडेंट कैंडिडेट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वन थिंग इज वेरी क्लियर कि आई हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स एग्जाम, आई हैव क्वालिफाइड मेंस एग्जाम्स, आई एम सिटिंग हेयर। अब मैं 3000 में आ गया, अब 3000 में मेरे अंदर आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा है, नेशन के लिए कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, डेडिकेशन सबसे ज़्यादा है, परसेवरेंस सबसे ज़्यादा है, आई एम हैविंग एथिक्स, आई एम हैविंग इंटेग्रिटी। मैं ये सब चीज़ों को लेके आपके सामने बैठा हूँ। अब मूल्यांकन आपको करना है। एग्जामिनर विल पुट यू इन क्रिटिकल ऑफ द क्रिटिकल सिचुएशंस, यू हैव टू कम विद अ स्माइल ऑन योर फेस। इट डजंट मीन यू हैव टू लाफ, बट दैट आप घबरा रहे हो ये भाव नहीं आना चाहिए। तनाव तो खूब होता है ऐसे पीरियड में, जब आपको पता होता है कि आप एकदम फाइनल में बैठे हो, एक गलती से आप चूक सकते हो, तो जब आप उसमें इंटर करते होगे तमाम तनाव आप अपने साथ लेके जाते होगे, उसको कम कैसे कर सकते हैं? क्या तनाव मैनेजमेंट भी कुछ होता है क्या इस तैयारी के बीच? यस सर, stress management is there. What is the stress management? When we know we are having all the answers, when we know that we can get rid of all the problems, हम हर समस्या से लड़ सकते हैं ना। इतनी प्रेपरेशन करिए ना, क्या है समस्या? What is the problem? Give me the problem, I will give the solution. If you are having this confidence, stress क्या चीज़ है? दूर दूर तक नहीं है। तो ये कैसे पहचाने कि हमारी तैयारी सफिशिएंट है, पर्याप्त है? सर, जो बंदा इंटरव्यू देने जा रहा है उसकी तैयारी पर्याप्त है, और जा ही नहीं सकता वो इंटरव्यू देने। जिस दिन इंटरव्यू में जा रहे हो जाके बैठ जाओ आराम से, कॉन्फिडेंटली, वेल ड्रेस्ड, सब समस्याओं का जवाब आपके पास है। ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया में समस्या ही नहीं है जिसका जवाब नहीं है आपके पास, इसीलिए आप वहाँ बैठे। एग्जामिनर अगर चाहता है कि इस समस्या का हल ना हो तो उधर आपको सोच लेना कि सर सॉरी, आई एम नॉट एबल टू
find appropriate solution. I'm not having the appropriate answer. I'm not able to recall. हाँ। कुछ चीज़ याद नहीं आ रही है, सिंपली से दैट आई कांट रिकॉल, देयर इज नो इशू इन दैट. अच्छा, कई बार देखा ये भी जाता है ना कि जैसे आप कह रहे हैं कि उसको बोल देना चाहिए कि हमको नहीं है। कई बार आदमी ना खुद के कॉन्फिडेंस पे भी संदेह करता है, वो इतना पढ़ लेता है कि उसके पढ़ने के बाद कन्फ्यूजन आने लगता है। तो ऐसे संदेह से कोई कैसे बचे? सर जी, नॉलेज एंड कन्फ्यूजन हैंड इन हैंड चलती हैं. छोटा बच्चा है तो रस्सी और सांप में फ़र्क नहीं कर पाता है. बच्चा बड़ा होता है तो उसको पता लगता है कि यार ये सांप है, ये रस्सी है. बात तो सही है। ठीक है. जैसे जैसे बंदा जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठा है, अगर पर्टिकुलरली हम वहाँ उसके कॉन्फिडेंस की बात करें तो उसको लगता है कि ये पूछ लिया जाएगा तो मैं क्या करूँगा, ये भी पूछ लिया जाएगा तो मैं क्या करूँगा. बॉस चिंता मत करो, पहले तो ये विश्वास रखो, जब डीएम बनोगे तो एक लिस्ट थोड़ी दी है तुम्हें कि तुम्हारी ज़िंदगी में यही समस्याएं आएंगी. सर हम यहाँ बैठे हैं, मेरे को थोड़ी बताया किसी ने मेरे जीवन में ये समस्या आने वाली हैं. अब मेरे को पता है कोई समस्या आ जाए मैं देख लूँगा. दैट इज़ दी पर्सनैलिटी. और यही वो जज करते हैं वहाँ अंदर, यही जज करते हैं. तो सबसे पहले तो ये भूल जाओ आप कि अगर आप फाइनल इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप ये मान के चलो कि भाई आप तो सब कुछ जानते हो इसलिए वहां तक पहुंचे हो. Yes. बात अब वो 3000 में से 1000 की है, तो आपका वो संतुलन, आपका वो बैलेंस ही उस 3000 में से 1000 में लेकर के आपको आने वाला है. यस, डेफिनेटली. बहुत सी चीज़ें ऐसी है ना जिसमें आपने भ्रम पे भी बड़ा खुल के जवाब दिया है. मैं लास्ट की तरफ चल रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन और मेरे होंगे, वो थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे क्योंकि आप कमर्शियल कोचिंग चलाते हैं, उसमें डायरेक्टर भी हैं. मुझे ये बताया कि कोई इस तरह की कोचिंग से बचना चाहता हो जो पैसे के मैनेजमेंट को देख करके, या कोई गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसमें क्षमता है, वो बनना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? सर वैसे तो देश के अंदर क्या हो रहा है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज़ देयर, बट आज मैं आपके साथ बैठा हूँ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे. कोई भी स्टूडेंट है सर, इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू पे, ही इज़ मोस्ट वेलकम एट डॉक्टर लक्ष्मैया IAS स्टडी सर्कल. ही कैन अप्रोच मी. माई नेम इज़ डॉक्टर पंकज धुप्पड़. मेरा एक्सपीरियंस क्या है मैंने आपके साथ शेयर किया. फिर भी अगर स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, वेयर एवर ही इज़, वी आर विलिंग टू सपोर्ट हिम. मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. यू कैन कंटेक्ट विद देम. I can assure about myself and the institution primarily I am working for. ये अच्छी बात है कि कम से कम लोग आपसे संपर्क करेंगे, आके फिर मेरे वॉल पे लिखेंगे आपने तो कहा था, और उनका जवाब भी है, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा. सर आई एम होली सोली रेडी एंड आई एम सिटिंग हेयर विद द पर्पस ऑफ नेशन बिल्डिंग ओनली. हमारा छोटा कॉज ही नहीं ना सर. छोटी बात की चर्चा या छोटी बात के लिए सोचना तो इंसान को छोटा बना देता है. देश आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे. एक चीज़ रह गई थी, मुझे लग रहा है कि मैं पूछ नहीं पाया कि जो प्रीलिम्स की, मेंस की तैयारी होती है ना, वो किस तरीके से होनी चाहिए, बच्चों को कैसे करना चाहिए? प्रीलिम्स कोरली जो होता है थोड़ा इस तरीके का पेपर है जहाँ पे हमें किसी चीज़ का मूल्यांकन नहीं करके देना है किसी को. उसमें राइटिंग वगैरह का ज़्यादा रोल है नहीं. वन शुड रीड, वन शुड अंडरस्टैंड एंड वन शुड ट्राई टू पिक द राइट आंसर. मैं ये बात रिपीट कर देता हूँ, ट्राई टू पिक द राइट आंसर. एग्जाम के अंदर आपको ऐसा लगेगा 2 सवाल सही हैं या 3 सवाल सही हैं. कई बार UPSC भी बोलता है. सबसे पहला सिलेबस को पढ़ो, सिलेबस को समझो. सिलेबस को पढ़ने के बाद जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ो. पिक ऑथेंटिक सोर्स. NCERT से आप स्टार्ट कीजिए, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए. मैगजीन्स अगर आपने कोई पढ़ना है, कोई भी ABCD अच्छे इंस्टीट्यूशंस का मैगजीन पढ़िए. तो उसमें ये नहीं कि छोटे इंस्टीट्यूशन का मैगजीन ख़राब होगा. गलतियां होने के चांसेस बड़े इंस्टीट्यूशंस में कम होती हैं क्योंकि टीम पे उतना ज़्यादा खर्च किया गया है या ज़्यादा लोग पढ़ते हैं तो गलती वगैरह का पता चलता है. इतना करने के बाद फिर आपको जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे. ओके. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें ये बताते हैं कि जो हम पढ़ के आए हैं वो रॉ नॉलेज है. कहीं पे कुछ उठा लिया, कहीं पे कुछ उठा लिया. उनमें से कौन सी लाइन से क्वेश्चन बनाए और एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते बनाते किस दिशा में जा रहा है, ये चीज़ हमें एनालाइज करनी है. ठीक है. इतना ख़त्म हो गया. उसके बाद आप अगर जिस भी रिलीजन से हो, भगवान को याद करके टिक मार देना है. ठीक है. आंसर आएगा सर. इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू करेक्ट 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100. Okay. But it is very, very difficult to correct those 20 questions which are there to put you in trouble. Don't go for those 20 questions. Forget about them. No need to study. आप सिर्फ 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन सही करने का
पर्याप्त प्रयास करो। पहला सिलेबस, दूसरा फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, तीसरा PYQ, चौथी प्रैक्टिस, पांचवा किस्मत आपके साथ है। क्या बात है। हाँ, फाइनली ये भी मायने रखते हैं कि आपको वही बात आ गई कि 3,000 में 1,000, तो उससे 1,000 की किस्मत भी तो है। 3,000 गए तो फालतू तो नहीं है ना। जी सर। इसके बाद जो दूसरा पड़ाव है एग्ज़ाम का, हाँ, मेंस। हाँ, मेंस इज नॉट अबाउट योर नॉलेज ओनली, इट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योर नॉलेज। सर DM का या सेक्रेटरी का या जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका काम क्या है? मूल्यांकन करना है चीज़ों का, रिपोर्ट्स भेजनी है, रिपोर्ट्स बनानी है, एग्जीक्यूट करनी है, पढ़नी है। यही चीज़ें टेस्ट हो रही हैं। आंसर क्या है? DM ने फ़ोन किया, CM ने फ़ोन किया आपको कि DM हो जी, ये रिपोर्ट भेजो जी, फ्लड कैसे आ गया। आप बोलोगे सर ये पैरामीटर्स हैं, ये कारण है फ्लड के, ये हमने स्टेप्स लिए हैं, ये हम स्टेट से चाहते हैं कि स्टेट हमें यहाँ सपोर्ट करे। दिस इज़ वे फॉरवर्ड, दीज आर दी रीजंस, दीज आर दी कॉजेज। सर इतनी बार फ्लड आ गया, दीज आर दी फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपको अपना माइंडसेट ऐसे बनाना है कि आप ब्यूरोक्रेसी में बैठे हो, यू आर मेकिंग अ रिपोर्ट टू समवन, उसमें हर चीज़ आनी चाहिए। अच्छा आंसर वो है, एग्जामिनर आंसर पढ़े और उसको क्वेश्चन का पता चले। हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, आंसर लिख देते हैं। बहुत ज़्यादा गैप एग्जिस्ट करता है इन योर नॉलेज एंड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर नॉलेज। ओके। एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू रीड अवर माइंड, एग्जामिनर इज गोइंग टू रीड व्हाट यू हैव रिटन। पेपर पे जो लिखा है वो इतना ज़्यादा ल्यूसिड होना चाहिए कि मैं एक बार पढ़ूँ समझ आ जाए। अरे एक मज़ेदार बात आपने बताया कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं ब्यूरोक्रेट्स के, ये पढ़ाई के लेवल से ही उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। इनको करना नहीं होता, इनको सिर्फ देख करके उसकी चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करके ऊपर तक रखना होता है। करने वाली तो दूसरी इकाइयाँ होती हैं। एक आखिरी सवाल, इन सारी चीज़ों से होते हुए जब आदमी इंटरव्यू तक पहुँच जाए, तो इंटरव्यू में उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, तैयारी कैसी होनी चाहिए, किन चीज़ों पे करनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज पे करनी चाहिए, फ्रेश एक्सप्रेशन पे करने चाहिए, शब्दों पे करने चाहिए, हाव भाव पे करने, क्या? सर इंटरव्यू के अंदर स्टूडेंट को पहली चीज़ तो ये मान के जानी है बॉस कि इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है। ठीक है जी। अगर कहीं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो आप यू शुड बी अवेयर अबाउट दी सराउंडिंग्स। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। मेरे को कोई पर्सनली ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जो मुझे लगा कि यार ये इंटरव्यू स्टेज पे आ गया तो ये नालायक है। हाँ, मेरे को ऐसा स्टूडेंट मिला है जो इंटरव्यू स्टेज पे आ गया है और उसको बैठना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, अच्छा, चुप रहना नहीं आता है, सुनना नहीं आता है। ओके। क्योंकि ये इन चीज़ों का कोई इवैल्यूएशन मेंस निकालने तक नहीं हुआ है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, आपने क्वेश्चन सुना नहीं, आप लग गए आंसर देने। लिसन, अंडरस्टैंड, रिकलेक्ट, देन यू हैव टू से समथिंग। आप कोई भी कंडीशन दी एग्जामिनर ने, आप घबरा गए, आप कंफ्यूज हो गए, आप डायलेमा में आ गए, पूछा कुछ और था, आपने कुछ और बोल दिया, ये हमारी पर्सनैलिटी नहीं दिखाता। जनरली सर हम बातचीत में नहीं कहते दूसरे को यार जो पूछा ना उसका जवाब दे। एग्जामिनर बस ऐसा कह नहीं सकता है। चाहता यही है कि भाई बात कुछ और हो रही है, तू कहाँ घूम रहा है। बात तो सही है। अगर सर आप स्टूडेंट जो भी है वो अगर एग्जामिनर है या वो इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर है, वो जो जो चीज़ें चाहता है सामने वाले से वही चीज़ें उसको करनी है। हम तो सिंस बिगिनिंग कह रहे हैं ट्राई टू रीड द एग्जामिनर्स माइंड। बात तो सही। सर आपके सामने बंदा बैठ जाए पूरा पैर पे पैर रख के और बोले कि हाँ जी सर बताओ किस सवाल का आंसर चाहिए, मुझे पता है भाई तुम दे सकते हो, बट ये तरीका तुम्हारा गलत है। वो सही तरीके में जाना है, वेल ड्रेस्ड जाना है, वेल काम कंपोज्ड, विदाउट एनी एंजाइटी। एंजाइटी नाम की चीज़ ही नहीं है सर। ऑल दीज प्रॉब्लम्स विच आर कमिंग इन दिस सोसाइटी, दैट इज़ अग्रेसिव मॉडर्निटी आ रही है, लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, कंपटीशन आ गया, कंस्ट्रक्टेड हैप्पीनेस, फेसबुक देख देख के खुश हो जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं इंस्टाग्राम देख देख के। ये कंस्ट्रक्टेड चीज़ें ये हमारी पर्सनैलिटी को डिस्टॉर्ट कर रही हैं, हमारी अटेंशन को कम कर रही हैं। इन चीज़ों से हमको दूर रह के अपनी पर्सनैलिटी को कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है, लिसनिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करनी है, ऑटोमेटिकली यू विल गेट मार्क्स इन द इंटरव्यू। मतलब कोचिंग संस्थान और टीचर से कहीं अहम रोल स्टूडेंट्स का होता है उसकी तैयारी में। सबसे बड़ी बात मुझे जो लगा कि खुद के साथ बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। आपको वो चीज़ जो परिवार में सीखते हैं ना, सबसे मज़ेदार बात क्या है, जैसा कि अभी डॉक्टर पंकज जी ने कहा कि
आपको उल्टा चलना चाहिए। आपको इंटरव्यू से लेके फिर मेंस फिर प्रीलिम्स पे आना चाहिए। और मुझे लगता है कि इंटरव्यू में जो चीज़ें काम आती है वो जो अपने घर में आप सीखते हैं नैतिक चीज़ों को, वो काम आती है, अगर मैं सही हूँ जी तो। जी बिल्कुल सर। तो भाई मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चन रहे होंगे यूपीएससी की तैयारी को लेकर के, कोचिंग को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, बहानेबाजी को लेकर के, उन सब का जवाब मिल गया। लेकिन मुझे जो लगा कि वो आपकी थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ी सी नैतिक ईमानदारी और थोड़ी सी अपने तौर तरीकों पे आप काम कर लें तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत कठिन नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने निकाला उन्होंने बस यही कहा कि जो तैयारी किए वो तो पास हो गए और जो तैयारी नहीं किए वो चूक गए। उसके बाद भी कुछ तो किस्मत का रोल होता भी है। इसलिए होता है कि 3000 लोग फाइनल में पहुंचते हैं, यानी कि सब कुछ क्रॉस करके, पोटेंशियल है, सब कुछ जानते हैं और उस लास्ट स्टेज पे पहुँचे हैं। आप इसको ऐसे समझिए ना, 10 कुर्सी रखी है, 20 लोग खड़े हैं, जिसने कुर्सी पा ली वो बैठ गया। तो भाई आप वहाँ तक गए हैं तो आप कैपेबल हैं। अपने आप को मतलब इनसिक्योर मत समझिए या आप अपने आप को छोटा मत समझिए। ये मत समझिए कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। बस ये कि वहाँ तक गए हैं तो वो नहीं मिला तो कुछ ही और चीज़ के लिए बने हुए हैं। जैसे डॉक्टर पंकज धूपड़ जी खुद तो IAS IPS नहीं बने, लेकिन जाने कितने लोगों को बना रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि इस पर और क्लियरिटी चाहिए तो आप सीधे इनको कॉल कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया पे भी हैं, उस पर इनके अपने नंबर भी हैं। और लगता है ये फ़ोन नहीं उठाते हैं तो हमारे इस वीडियो पे आके लिख दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नए गेस्ट के साथ नए एपिसोड में।